संतोष कुमार सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर पोएम सेक्शन का एक पेट्रियोटिक पोएम द सोल्जर। मेरे इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पोएट इंट्रोडक्शन तथा पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। द सोल्जर। द सोल्जर पढ़ने के पहले हम लोग सोल्जर के बारे में जानेंगे। सोल्जर सोल्जर शब्द जुबान पर आते ही एक रिस्पेक्ट का भाव प्रकट होता है। सोल्जर देश के प्रति समर्पित होते हैं। हर सोल्जर को देश की रखवाली, देश की सेवा के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है। वो अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। हर सोल्जर बस यही सपना देखता है कि मरते वक्त भी होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पे गंगा हो कहने का मतलब गंगा नदी से नहीं है। भारत की आन बान शान, भारत का नाम, भारत का विचार, भारत की संस्कृति, भारत का रूट रास्ता से है। यानी भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम जुबान पर हो और हाथ में तिरंगा हो। हर भारतीय सोल्जर इस तरह की सोच रखते हैं। सोल्जर किसी भी देश के हों, अपने अपने देश के लिए इतने वफादार होते हैं कि अंतिम सांस तक देश के लिए समर्पित रहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं। इसीलिए तो हम सबको सोल्जर पर गर्व है। इस कविता के माध्यम से हम लोग एक सोल्जर के विचार को जानेंगे। और सबसे अहम बात, सोल्जर सोल्जर होते हैं वो किसी भी देश के हों। जिस देश के जो सोल्जर हैं अपने देश के प्रति वफादार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, समर्पित होते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं। उनकी नसों में, उनके रगों में देशभक्ति की ज्वाला कूट कूट कर भरी रहती है। वर्तमान चैप्टर, वर्तमान पोएम द सोल्जर के द्वारा हम किसी खास सोल्जर यानी रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानेंगे। रूपर्ट ब्रूक की विचारों को जानेंगे, सोच को जानेंगे। वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये हर सोल्जर के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। एक्चुअली में इन्हें इंग्लैंड पोएट कहा जाता है, इंग्लैंड सोल्जर कहा जाता है और वार पोएट कहा जाता है। इनकी विचार जानने के बाद हम भारतीय सोल्जर्स के भी विचारों को जानेंगे, क्योंकि सोल्जर होते हैं और हर सोल्जर अपने देश के लिए ही सोचता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए जानते हैं सोल्जर। द सोल्जर कहने का तात्पर्य रूपर्ट ब्रूक से है, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर हैं। और इस पेट्रियोटिक पोएम में हम लोग रूपर्ट ब्रूक के बारे में पहले जानेंगे और फिर इनके पोएम के बारे में जानेंगे। ओके, तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक का लिखा एक बहुत ही सुंदर कविता है। यह एक सोनेट है और इसे पेट्रियोटिक पोएम भी कहा जाता है। सोल्जर रूपर्ट ब्रूक 1887-1915। रूपर्ट ब्रूक का जीवन काल 1887 से 1915 तक रहा है। इनका जन्म 1887 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1915 में हुई। रूपर्ट ब्रूक was born in a well-to-do academic family. रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक खुशहाल, एक अच्छे एकेडमिक परिवार में हुआ। His father was a house master. इनके पिताजी हाउस मास्टर थे at Rugby School, where Rupert Brooke was educated before going to King's College, Cambridge. King's College, Cambridge के स्टूडेंट रहे हैं रूपर्ट ब्रूक। लेकिन इनके किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज एक हायर स्कूल है। इसके पहले की प्राइमरी स्तर पर जहां इनकी पढ़ाई हुई उस स्कूल का नाम रग्बी स्कूल है, जहां इनके पिताजी हाउस मास्टर थे। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म एकेडमिक परिवार में हुआ और प्राइमरी स्तर पर जहां इनकी शिक्षा हुई वो रग्बी स्कूल था। रग्बी स्कूल नाम था, जहां पर इनके पिताजी हाउस मास्टर थे और बाद में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के स्टूडेंट रहे हैं।
W.B. Yeats, the famous poet, describe him, प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats, the famous poet, describe him as the handsomest young man in England. प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे सुंदर युवक के रूप में वर्णित किया है. He assumed a symbolic role. उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई है. उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका अदा की है. That eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. जो अंततः एक युवा और सुंदर योद्धा के मिथ में बदल गई. He died of septicemia. वो सेप्टिसेमिया से मरे थे. He died of septicemia on April 23, 1915 of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli. 23 अप्रैल 1915 को गोविपली में लड़ाई के रास्ते में एजियन के लेमनोस द्वीप से अलग रास्ते पर सेप्टिसेमिया से उनकी मृत्यु हुई. सेप्टिसेमिया एक बीमारी है और एक लोकेशन दिया जाएगा कि गोविपली में लड़ाई के रास्ते में एजियन के लेमनोस द्वीप से बाहर सेप्टिसेमिया बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई. कहते हैं ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट. हाँ, सबसे अहम बात कि रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है. एक युद्ध के कवि हैं, तो इन्हें वार पोएट के नाम से याद किया जाता है. युद्ध के कवि के रूप में इन्हें याद किया जाता है. हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्लियर फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया था. जिन्हें प्रेरित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए और वहीं से ही प्रेरित भी थे. His reputation chiefly rests on 5 war sonnets of which the soldier is undoubtedly the best and the most ethologist. उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 सोनेट पर टिकी हुई है, जिसमें से सैनिक निसंदेह सबसे अच्छे और सबसे योग्य हैं. The soldier is undoubtedly the best and the most ethologist. जिसमें से सैनिक निसंदेह सबसे अच्छे और सबसे योग्य है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है बच्चों? याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में तथा मृत्यु 1915 में हुई. मृत्यु सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से हुई. उनका जन्म वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, एक खुशहाल एकेडमिक परिवार में हुई. हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर. उनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे. कहाँ? तो एट रग्बी स्कूल. वेयर, वो रग्बी स्कूल के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ. वो रग्बी स्कूल कौन सा था? वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग कॉलेज कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने के पहले जहाँ पे इनका शिक्षा हुआ था वही रग्बी स्कूल में इनके पिताजी हाउस मास्टर थे. एक प्रसिद्ध पोएट है जो इनकी प्रशंसा करते हैं कि पूरे इंग्लैंड में सबसे हैंडसम यंग मैन है रूपर्ट ब्रूक. उनके सोनेट्स के कारण ही बोला गया है इनको कवि. ये अपने जीवन में 5 सोनेट्स ही लिखे हैं. सोनेट्स का तात्पर्य यहाँ पे है जिस कविता की पंक्ति 14 लाइन की हो, यानी 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट्स कहा जाता है. तो इनके 5 मुख्य सोनेट्स हैं, यानी इनकी 5 कविता है और 5 सोनेट्स है. 5 कविता 14 लाइन्स की है, यानी एक कविता 40 लाइन्स की है. एक कविता में 14 लाइन होते हैं तो उसे सोनेट्स सोनेट कहा जाता है. कविता को ही सोनेट्स बोला जाता है, लेकिन कंडीशन है कि उस कविता का पंक्ति 14 लाइन की होनी चाहिए. 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट्स. तो कहा जाता है कि उनकी 5 मुख्य सोनेट्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण द सोल्जर है. ओके, द सोल्जर. इफ आई शुड डाई, think only this of me, that there some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore safe made aware. कहता है
इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाता हूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे विषय में सिर्फ इतना सोचना। यदि मेरी मौत हो गई तो मेरे लिए सोचना, इतना सोचना कि that there some corner of a foreign field that is forever England there shall be, मेरे लिए इतना सोचना कि किसी विदेशी भूमि का कोई कोना जो सदा सर्वदा इंग्लैंड के लिए है, वह विदेशी भूमि, वह बाहरी देश की भूमि का वह कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का रहेगा, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसेल्ड ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप मेड अवेयर, उस समृद्ध भूमि में एक समृद्ध तर धूल छिपी है, वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, तरासा है, जागरूक बनाया है। रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि मेरा यह शरीर जो इंग्लैंड की धरती से बना है, जिसके एक एक रगों में इंग्लैंड का खून है, इंग्लैंड धरती की जान है, मिट्टी है, हम उस धरती से जन्म लिए हैं, हम अपने देश के बेटा हैं, हमें इंग्लैंड देश ने जागरूक बनाया है कि हम देश के लिए लड़ें, देश के लिए समर्पित हों। हमें देश ने तरासा है कि हम उसके लायक हैं, कि हम उसकी सेवा, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसी ने हमें जन्म दिया है। तो जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं मरूं, जहां भी मरूं, अपने देश से बाहर युद्ध के दौरान अगर मैं मर जाऊं, तो जहां मैं मरूं वहां यह इंग्लैंड का, ये अपने आप को इंग्लैंड का शरीर बोलते हैं, यह मेरी शरीर, यह मेरे शरीर का कण, हर एक कण वहां दफन होगी, वहां सम्मिलित होगी, वहां मिली हुई होगी जहां मेरी मृत्यु होगी, और वह कोना इंग्लैंड का होगा। वहां एक इंग्लैंड की खुशबू आएगी। वहां से आपको याद करना होगा, आपको मानना होगा, आपको मेरे बारे में सोचना होगा कि वहां इंग्लैंड का धूल है, वहां इंग्लैंड का वातावरण, वहां कण छिपा हुआ है उस विदेशी धरती पर। हमेशा के लिए उस विदेशी धरती पर सदा सर्वदा के लिए इंग्लैंड की कण छुपी हुई है। Gave once her flower to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by rivers, blessed by son of home. उसे प्यार करने हेतु अपने पुष्प दिए, भ्रमण करने हेतु पंथ दिए। इंग्लैंड की अनुप्रमाणित वायु का एक निकाय है, नदियों द्वारा प्रवाहित, घर की धूपों द्वारा उत्पत्त। कहने का तात्पर्य gave once her flower to love, दिया, इंग्लैंड ने दिया उन्हें एक बार फूल, रास्ते, यानी प्यार करने के लिए इंग्लैंड धरती ने, इंग्लैंड देश ने फूल दिए, रास्ते दिए। ये जो इंग्लैंड का शरीर है, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, जो हमारा शरीर है, इंग्लैंड का शरीर है। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, इंग्लिश वातावरण में सांस लिया है। वॉश्ड बाय द रिवर, नदियों द्वारा प्रवाहित, कण, मिट्टी, जल, वायु हमारे अंदर प्रवेश है। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, घर की धूपों द्वारा जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आशीष प्राप्त हुआ है, उसी का योगदान हम हैं। एंड थिंक, एक विचार दिया है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, ए पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस, गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। एक सोच, यानी सोचते हैं इस तरह के कि यह हृदय समस्त पापों से परे है, चिरंतन मस्तिष्क में एक थिरकन कम नहीं, कहीं पर इंग्लैंड द्वारा प्रतप्त विचारों को वापस करता हूं। कहते हैं इस तरह का सोच और एक पापों से परे हृदय, यानी शुद्ध हृदय, दिल दिया। इस तरह का विचार हमारे मस्तिष्क में थिरक रहा है। देश के प्रति प्यार, अपने प्रति सम्मान,
ये जो विचार है, ये जो विचार आया है मेरी मिट्टी मेरी धरती से आई है, मेरे देश से आई है, और मैं वही विचार देशवासियों को दे रहा हूं, देश को दे रहा हूं। आई प्राउड करते हैं, इस लाइंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम इंग्लैंड देश के आभारी हैं। हमें इंग्लैंड देश ने फूल दिए। फूलों का संबंध आप बहुत कुछ से जोड़ सकते हैं, जो भी प्यारी चीजें हैं। हमें वो फूल दिए, हमें रास्ते दिए, हमें शरीर दिए, इस वातावरण में सांस लेने की क्षमता दी, नदियां दिए, सूरज दिए, यहाँ का पानी शुद्ध जल प्रकाश मिला, हमारा एक शुद्ध दिल मिला, ऐसा विचार मिला। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें देश को सेवा करने का मौका मिला। एक शुद्ध विचार है और यही विचार मैं अपने देश को दे रहा हूं। Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learned of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven। कहते हैं English heaven, under an English heaven, इंग्लिश के स्वर्ग के तले, स्वर्ग में, यानी इन्होंने अपने देश को स्वर्ग कहा है, क्योंकि इंग्लिश स्वर्ग के देश में इन्होंने पाया है अपने दृश्य एवं ध्वनियां, उन्होंने जो नजारा देखा है, उन्होंने जो सुना है, वह एक खूबसूरत स्वप्न है, स्वप्न देखने जैसा है। वही कहते हैं उनके दृश्य एवं ध्वनियां खुशनुमा स्वप्न देखती है। उन्होंने जो पल बिताए इंग्लैंड में, जो नजारा उन्होंने देखा, जो बोलचाल, जो भाव वहां से उन्होंने सीखा, वह एक खूबसूरत सपना है। और वो ठहाके दोस्तों की जासूसी, यानी वह दोस्तों के साथ हंसी मजाक गुफ्तगू, दोस्तों की जासूसी करना एक दूसरे से, दोस्तों की विनम्रता जो दिल में अमन शांति पैदा करता है, वह इंग्लैंड स्वर्ग के तले इंग्लैंड में निहित है। वही कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड, उनके दृश्य एवं ध्वनियां हैप्पी एज हर डे, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, खूबसूरत खुशनुमा स्वप्न देखती है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और वो ठहाके दोस्तों की जासूसी, विनम्रता, दिल में अमन शांति इंग्लैंड के स्वर्ग में क्रिएट करती है। मैंने यहाँ इस चैप्टर का कुछ वर्ड मीनिंग दिया है। फॉरेन, ए लैंड ऑफ कंट्री अदर देन वन, ऑन, कंसेल्ट, यानी कंसेल्ट का मतलब यहाँ पे हिडन, छिपा हुआ, और फॉरेन का यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं दिया, विदेशी धरती, यानी दूसरे देश की धरती को फॉरेन कहा जाता है, दूसरे देश को फॉरेन कहा जाता है। कंसेल्ट मतलब हिडन यानी छिपा हुआ, वेनिसेस का मतलब भी हिडन यानी गायब के अर्थ में, बोर मतलब आप लोग अच्छा से समझते हैं जहाँ से उन्होंने जन्म लिया, जन्म, V2 है बोर्न का। रोमन, वॉक और ट्रैवल विदाउट ए डिफाइन एम, बिना एम्बिशन के, बिना लक्ष्य के इन्होंने अपने रास्ते, अपने पंथ पे घूमे हैं, जिंदगी को समझे हैं और उस शालीनता को फील किए, आभास किए हैं। निरर्थक घूमना, वही बिना एम्बिशन के, फ्रीडम यानी पूरी आज़ादी के साथ घूमना के अर्थ में आप बोल सकते हैं। पल्स, वाइब्रेशन, आवाज़ के बारे में। इंटरनल, लास्टिंग फॉर एवर, शाश्वत, अंदरूनी चीज़ों के बारे में। जेंटलनेस, यहाँ जैसे लिखा हुआ जेंटलनेस, विनम्र के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में पोएम का समरी, इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।